बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बच्चे अल्लाह ताला का एक इंतहाई खूबसूरत तोहफ़ा हैं और बच्चों की हिफाजत माँ बाप के ऊपर बिल्कुल लाज़िमुल मलज़ूम है। अगर बच्चों की हेल्थ के ऊपर हमारी ज़रा सी भी निग्लिजेंस हो तो बच्चे एक बहुत सी बीमारियों का शिकार हो सकते हैं। और ख़ास तौर पे आज के शो में हम बात करेंगे वैक्सीनेशन प्लान पे। आजकल ख़बरों में ये चीज़ बहुत कॉमन है कि मीज़ल्स बहुत ज़्यादा फैली हुई है और उससे बहुत सारे बच्चों की डेथ्स भी हो रही हैं। मेरे आज के जो मेहमान हैं डॉक्टर गफ़ार बिल्लो साहब, इन्होंने वैक्सीनेशन प्लान्स पे बहुत काम किया हुआ है, बहुत ही रीनोन चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं और उसके अलावा NGO हैंड्स के नाम से भी उसके चेयरपर्सन भी हैं। इनसे हम आज बात करेंगे और देखेंगे कि वैक्सीनेशन प्लान की इम्पोर्टेंस क्या है और उसके क्या इफ़ेक्ट्स हैं, कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। इन सारे टॉपिक्स को आज हम कवर करेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम। बड़े लकी हैं कि हमने डॉक्टर साहब के बिजी शेड्यूल में से थोड़ा सा टाइम ऑक्यूपाई कर लिया है ताकि हम डॉक्टर साहब से बात करें। और ऐसे मौजू इतना इम्पोर्टेंट है कि मेरे ख्याल के इसके लिए वक्त निकालना चाहिए क्योंकि ये कौमी फरीज़ा है। बिल्कुल। तो मैं ये जानना चाह रही हूँ कि जो ये मीज़ल्स की एक हाइप है आजकल, मतलब इसके रीजंस क्या हैं? क्या हम पोलियो की तरफ बहुत ज़्यादा चले गए तो इस वजह से मीज़ल्स को निगलेक्ट कर दिया, या दूसरे वैक्सीनेशन को निगलेक्ट कर दिया, या पेरेंट्स को इम्पोर्टेंस नहीं है कि सिर्फ पोलियो कतरे पिला लिए तो काफ़ी हैं, या समथिंग लाइक दैट? इसकी क्या रीजंस हैं? आप सही कह रही हैं, इसमें कई वजूहात हैं। एक तो वजह ये है कि जो रूटीन इम्यूनाइजेशन जिसको कहते हैं, ठीक है, हमारे मुल्क में तो रूटीन इम्यूनाइजेशन 8 बीमारियों के ख़िलाफ़ हमारे पास टीके हैं। जी हाँ। जिसमें TB आ जाता है, ठीक है, काली खांसी आ जाती है, जी हाँ, तशन्नुज जो झटके की बीमारी है, ठीक है, डिप्थेरिया जो गले की बीमारी है, पोलियो जिसके मतलब आपने अभी कहा, मीज़ल्स जिसको खसरा कहते हैं, जी हाँ, और हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा जो निमोनिया और मेनिंजाइटिस भी कॉज करता है, जी हाँ, और हेपेटाइटिस B, ठीक है। इनके टीके तो हमारे वैक्सीनेशन के प्रोग्राम में शामिल हैं, ठीक है। और अब जो नया टीका शामिल हो रहा है, पंजाब में हो चुका है, सिंध में भी हो रहा है, वो है न्यूमोकोकल वैक्सीन जो निमोनिया से प्रिवेंट करती है। तो ये 9 बीमारियों के ख़िलाफ़ हमारे पास टीके मौजूद हैं, ठीक है, और वो मिल रहे हैं। याद होगा आपको शायद कि 1978 में ये काम शुरू हुआ था और 1980 की दहाई की शुरू में ये प्रोग्राम शुरू हो चुका था। उस वक्त 6 बीमारियों के ख़िलाफ़ टीके थे, उसमें भी खसरा और मीज़ल्स का टीका था, ठीक है, लेकिन हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा और हेपेटाइटिस B नहीं थे। हाँ जी। वो फिर 2000 की दहाई जो शुरू हुई है तो उसमें ये शामिल हो गया। अब निमोनिया भी शामिल हो रहा है, तो 9 बीमारियाँ हो जाएंगी। अब देखिए, वो टीके जो हैं वो मुख्तलिफ हुकूमतें बदली, लेकिन वो टीके अभी भी फ्री मिल रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल, लोगों को, गरीब लोगों को फ्री टीके मिल रहे हैं। लोग कहते हैं जी यहाँ इतनी गुर्बत है, यहाँ सेहत की फैसिलिटीज़ नहीं है, यहाँ इलाज भी महंगा है, यहाँ हॉस्पिटल में पहुँच नहीं सकते। जी हाँ। लेकिन मुझे ये बताइए कि जो गरीब तरीन लोग हैं उनके लिए भी ये टीके तो फ्री हैं। बिल्कुल, ये टीके फ्री हैं और इसमें कोताही ज़्यादातर मैं ज़िम्मेदारी डालूँगा वालिदैन की, ठीक है। वालिदैन की कोताही है, ये है कि ये अपने बच्चों को ये फ्री टीके क्यों नहीं लगवाते। अगर आप मुख्तलिफ़ सर्वे देखें, मुख्तलिफ़ वक्त पर सर्वे होते रहते हैं कि भाई कितने बच्चों ने टीके लगवाए, कितने माँ बाप अपने बच्चों को टीकों लगवाने के लिए ले गए। तो हम पुराने सर्वेस देखें या अभी रिसेंट जितने सर्वे देखें तो उसमें मैं आपको बताऊँ 2 सर्वे तो मैं अभी बता सकता हूँ आपको। एक तो पाकिस्तान डेमोग्राफिक एंड हेल्थ सर्वे, ठीक है, ये हुआ था, ये 2006-07 में हुआ, फिर कंप्लीट हो गया, फिर ये पब्लिश हो गया 2008 में, 2008 में पब्लिश हो गया। अब देखिए, वो देख के हमें अफसोस होता है कि उस सर्वे में बताया गया कि जो रूटीन इम्यूनाइजेशन में जो 8 बीमारियों के खिलाफ टीके लगते हैं उसकी यूटिलाइजेशन वो सिर्फ 55 से लेकर 65% तक, यानी तकरीबन आधे
के करीब लोग जो है वो अपने बच्चों को टीके ही नहीं लगवा रहे। अब इसके बाद एक और सर्वे हुआ है, पाकिस्तान सोशल एंड लिविंग स्टैंडर्ड मेजरमेंट, ये हुआ 2011 में, ठीक है, बस तकरीबन एक ही साल हुआ है। अब उसमें जो बताया गया कि रूटीन इम्यूनाइजेशन में जो 8 बीमारियों के खिलाफ टीके मिल रहे हैं लोगों को, उसकी यूटिलाइजेशन क्या है, तो उसकी यूटिलाइजेशन भी तकरीबन 60-65% है। तो ये और इतना यानी कि हमारे मुल्क में जहाँ पर ऑलरेडी गुर्बत इतनी बढ़ रही है और हम मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं अफोर्ड कर पा रहे हैं, तो वो एक चीज़ जो फ्री मिल रही है और हमारे बच्चों की को एक हेल्दी बना रही है, हम उसको भी अवेल नहीं कर रहे और जानलेवा बीमारी से बचा सकती है। जी हाँ, मीजल्स में एक ज़माने में दुनिया में 10 लाख से ज़्यादा अमवात होती थी, खैर अब घट के रह गई हैं तकरीबन 1 लाख के करीबी। लेकिन इसकी में भी वजह ये है कि इसमें ऐसे ममालिक जो हैं, जैसे गरीब ममालिक हैं, डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, जिसमें पाकिस्तान का भी शुमार होता है, वहाँ ये टीके मुफ्त मिलने के बावजूद रूटीन इम्यूनाइजेशन के कवरेज 55%, 60%, 65%, 75%, जबकि ये बीमारियाँ ऐसी हैं कि जब तक 85 या 90% बच्चों को टीका लगा हुआ ना हो तो फिर बीमारी फैलने का खतरा होता है। अच्छा, ये जो रेशो है ये क्या मतलब हमारे जो नॉर्मल जो शहरी इलाके हैं, यानी शहर हैं, बड़ी बड़ी सिटीज़, इसमें भी यही प्रॉब्लम है कि लोग नहीं लेके जाते हैं बच्चों को, या सिर्फ चले अगर देही इलाकों की तरफ हम जाएं तो हो सकता है वहाँ पर जो मराकज़ हैं वो दूर हों घरों से, मुख्तलिफ है, अवेयरनेस नहीं हो। जो मैंने कौमी फिगर बताया है कि नेशनल लेवल पे जो फिगर्स हैं ना, वो 55 से लेकर 65% तक लोगों को वैक्सीन लग रही हैं, बाकी 35 से 45% तक लोगों को वैक्सीन नहीं लग रही। अब इसमें जो आपने सवाल पूछा कि क्या शहरों में ये हाल है या देहात में ये हाल है, तो आप ये देखेंगे ये मुख्तलिफ है। जैसे आज़ाद कश्मीर है तो वहाँ हमारे रूटीन इम्यूनाइजेशन के कवरेज अच्छे हैं, ओके, वहाँ बीमारियाँ नहीं फैल रही हैं। अच्छा, दूसरे नंबर पे पंजाब आ जाता है, उसमें भी अच्छे हालात हैं, सही है। लेकिन जो सिंध प्रोविंस है, बलूचिस्तान है और पख्तूनख्वा है, उसमें हालात ख़राब हैं, इसमें कवरेजेस सही नहीं है, और कवरेजेस सही ना होने की वजह से मुख्तलिफ़ वक्तों पे मुख्तलिफ़ बीमारियाँ फैलती रहती हैं। उसमें पोलियो का जिक्र आपने बीच में किया हुआ था कि पोलियो के ख़िलाफ़ हम कैंपेन चला रहे 1994 से लेकर, और 100 से ज़्यादा मुहिम चल चुकी हैं। कौमी मुहिम, कौमी लेवल पे जो मुहिम होती है कि 2 दिन के लिए पोलियो का कैंपेन चलता है, उसमें पोलियो के टीके पिलाए जाते हैं। तो आप सोचिए कि कितना बड़ा उसमें मैन पावर की ज़रूरत है, फाइनेंसेस की ज़रूरत है, माली हालात की ज़रूरत है, इतनी मेहनत और इतना ख़र्च इसके ऊपर होने के बाद 100 दफ़ा। यानी कि ऐसा नहीं है कि हम लोग हमारी यानी कि गवर्नमेंट किसी चीज़ में एफर्ट नहीं कर रही, मतलब इट्स सेल्फ हमारी गवर्नमेंट की इसमें एफर्ट है, लेकिन ये कि हमारी भी उसमें पार्टिसिपेशन। एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगी, क्या मीज़ल्स कोताही दोनों तरफ से है, कोताही दोनों तरफ से है। हम लोगों को इतनी फ्री फैसिलिटी क्यों यूज़ नहीं कर रहे? अब उसमें ठीक है, हमारे यहाँ पसमानदगी ज़रूरत है, गुर्बत भी है, इसके अलावा जो चीज़ हमें आड़े आ रही है वो ये भी है कि ख्वानदगी, शरह की ख्वानदगी जो है ना वो बहुत कम है। यानी इस वक्त 65 साल की आज़ादी के बाद 50% लोग हैं जो हमारी शरह ख्वानदगी है। इसका मतलब कौम का आधा हिस्सा जो है वो लिटरेट नहीं है। जो कौम का आधा हिस्सा लिटरेट नहीं है, उनको ये अवेयरनेस कैसे क्रिएट की जाए, उस क्रिएट करने में, अवेयरनेस क्रिएट करने में कि भाई आपके बच्चों को टीका लगाना बहुत ज़रूरी है, इसलिए कि ये जानलेवा बीमारी से बच्चों को बचाता है। ये मैसेजेस लोगों तक पहुंचाने के लिए हर किस्म के मीडिया को कंटिन्यूसली यूज़ करना ज़रूरी है। अच्छा, आप जैसे अगर हम देखें तो हमारे यहाँ नॉर्मली जो है वो लड़कियों को पढ़ाने का जो रिवाज है वो काफ़ी कम है। इवन इन अगर हम अपने सिटीज़ में भी देखें तो यहाँ जैसी लड़कियाँ इंटर पास करती हैं, उनकी फ़ौरन माँ बाप को होता है कि हम इनकी शादी कर दी जाए, ठीक है। तो औरत का नहीं पढ़ना कितना नुकसानदेह, कितना रोल पार्टिसिपेट कर रहा है। मतलब एक पढ़ी लिखी माँ, एक एजुकेटेड माँ, जाहिर सी बात है जब उसके बच्चे होंगे तो वो ज़रूर इस चीज़ को, क्योंकि देखिए अगर मैं हूँ, अगर मुझे इंटरनेट पे बहुत एक्सेस है, मैं उसको जाहिर है जब जैसे मेरा एक बच्चा है, मैं उसको पढ़ती हूँ, देखती हूँ, तो मुझे उसकी अंदाज़ा होता है कि इसकी इम्पोर्टेंस कितनी है। बट एक अनएजुकेटेड वूमेन या एक अनएजुकेटेड लड़की शायद वो इम्पोर्टेंस इतनी रियलाइज़ ना करे।
तो लाइक ये रोल माओ की अनएजुकेटेड होने में कितना मतलब क्या रोल प्ले करती हैं इस चीज़? बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। आप देखें कि जितने ज़्यादा केसेस पोलियो के हो रहे हैं उसमें ज़्यादातर बच्चे वो हैं जिनको इम्यूनाइजेशन यानी वैक्सीनेशन दी ही नहीं गई है सिरे से। तो ये तालीम के फुकदान की वजह से, जिन वालिदैन को तालीम बिल्कुल ही नहीं मैसर हुई, और जैसे मैंने कहा कि 50% इस कौम के लोग ऐसे हैं जिनको किसी किस्म की कोई तालीम नहीं मिली है। तो अगर यही हमारे पास शरअ ख़वानदगी 90 या 95% हो तो ये सारे के सारे जो लोग हैं वो अपने बच्चों की तालीम का ख्याल भी करेंगे और सेहत का ख्याल भी करेंगे। तो हमें अब चूँकि माशरे में आधे लोग ऐसे हैं जिसमें तालीम का फुकदान है और लिटरेसी नहीं है, तो हमें इसके लिए कोई तोड़ निकालना चाहिए। जी हाँ। उसका तोड़ यही है कि हमारे पास टेलीविज़न, रेडियो और अखबार, ये 3 ज़राए ऐसे हैं, ठीक है, जिसके ज़रिए हम कौम के मुल्क के चप्पे चप्पे में फैल सकते हैं। मसलन इस वक्त तकरीबन रेडियो और टेलीविज़न पूरे पाकिस्तान में हर जगह मैसर है। शरअ ख़वानदगी कम है इसलिए लोग अखबार तो कम पढ़ सकते हैं, तो जो प्रिंट मीडिया है वो तो इतना इफ़ेक्टिव नहीं हो सकता जितना टीवी और रेडियो। मगर शर्त यह है कि हम कंटिन्यूसली उस पर मैसेजेस फॉरवर्ड करते हैं ताकि वो एक इम्पैक्ट क्रिएट करें। देखिए, ये दुनिया में मुख्तलिफ लोगों, जो पढ़े लिखे लोग हैं उन ममालिक में लोग अपने बच्चों के लिए डिमांड करते हैं कि हमें वैक्सीन प्रोवाइड करें, और बड़े अफसोस की बात है कि इस मुल्क में वैक्सीन अवेलेबल है और लोग कहते हैं हम वैक्सीन नहीं लगाएंगे। कुछ तो ख्यालात हैं कि वैक्सीन नुकसान करती है। तो ये हमें लोगों को बताना है कि ये नुकसान नहीं करती। ये मैंने अभी बताया कि मीज़ल्स में 2-3 मिलियन से ज़्यादा, यानी 20 से 25 लाख लोगों से ज़्यादा अमवात होती थी, अब घट के रह गई हैं। वो वैक्सीन से ही हुई हैं। पूरी दुनिया में जो अच्छे मुल्क हैं उसमें वैक्सीन लगाते हैं वालिदैन अपने बच्चों को, तो मीज़ल्स की वजह से अब बीमारी नहीं होती है। जहाँ वैक्सीन नहीं लगता तो फिर वो बीमारी फैल सकती है। अच्छा, मुझे लगता है जो 15 मंथ्स वाला जो वैक्सीनेशन का लगता है ना शॉट, तो वो मुझे लगता है बहुत सारे पेरेंट्स स्किप कर देते हैं। तो वो उसकी क्या वजह, क्या वो ये समझते हैं कि बच्चा इतना बड़ा हो गया है, मतलब इसमें इतना इम्यून सिस्टम इसका इतना पावरफुल हो गया है कि ये खुद ही फाइट कर लेगा, ये अब ज़रूरी नहीं है? नहीं, वो भी लैक ऑफ अवेयरनेस है। लैक ऑफ अवेयरनेस है, उनमें आगाही नहीं है, उनको शऊर नहीं है। लेकिन इसके अलावा जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ये देखिए, इस वक्त तो मीज़ल्स का आउटब्रेक फैला है। जी हाँ। और बड़े अफसोस की बात है कि 300 से ज़्यादा जानें ज़ाय हो गई पिछले 2-3 महीने में। नवंबर, दिसंबर और जनवरी का भी महीना जो चल रहा है, इसमें देखिए 300 से ज़्यादा अमवात, और इस वक्त अपर सिंध में और सिंध के मुख्तलिफ हिस्सों में ये ज़्यादा फैला हुआ है। लेकिन और जनवरी टू मार्च इसका पीक सीजन होता है? पीक सीजन होता है, हाँ, दिसंबर टू मार्च। ठीक है। और यहाँ का वेदर क्या ज़्यादा सपोर्टिव है सिंध का? और ये सर्दियों में ज़्यादा फैलता है। ठीक है, सर्दियों में ज़्यादा फैलता है। वायरस जितने भी होते हैं ये भी वायरस बीमारी है। और अब हमारे जितने साथी हैं उनसे मेरी बात हुई है, बलूचिस्तान में भी और पख्तूनख्वा में भी ये मीज़ल्स फैल रहा है। मैंने ये आपको बताया था कि अगर 60 या 65% लोगों को अगर वैक्सीन मिले तो मतलब 35% बच्चे तो वैक्सीन किए बगैर रह गए। जी हाँ। इस मुल्क में आपको अंदाज़ा होगा कि 40 लाख बच्चे पैदा होते हैं। इसका मतलब है कि 25 से 30 लाख लोगों को तो वैक्सीन मिल गई, 10-15 लाख बच्चे रह गए। अब अगले साल फिर 10-15 लाख बच्चे रह जाएंगे, और अगले साल फिर, इसका मतलब है कि 3 साल के अंदर अंदर तकरीबन 40 लाख बच्चे हमारे मुल्क में ऐसे होंगे जिनको मीज़ल्स की वैक्सीन लगी नहीं है। इसका मतलब है कि ये इतना बड़ा ग्रुप जो है वो नॉन इम्यून है। यानी 1 या 2 केस अगर होंगे तो ये 40 लाख बच्चे ऐसे बैठे हुए तैयार कि उनको फ़ौरन ये अटैक कर जाएगा। तो इसी वजह से आप पिछले 10 साल के अगर आदाद व शुमार देखें तो तकरीबन 3 आउटब्रेक हो चुके हैं, यानी हर 3 साल के बाद एक आउटब्रेक आता है। अब ये आउटब्रेक आया हुआ है, हमें इसको, एक तो ये है कि हमें कंटेन कैसे करना है, इसको कंटेन कैसे करना है। इसके बाद इसको अगर कंटेन कर लिया हमने तो आइंदा ये चीज़ ना हो, उसके लिए क्या करना है।
तो इसको कंटेन करने के लिए साहब आपकी बात को मैं थोड़ा सा इंटरप्ट करूंगी। हम एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं, उसके बाद हम डॉक्टर साहब से कंटिन्यू करेंगे इस चीज़ के लिए कि हम मीजल्स को कंटेन कैसे कर सकते हैं। हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं। डॉक्टर गफ्फार बिल्लो साहब हमारे साथ मौजूद हैं और हम बात कर रहे थे मीज़ल्स के ऊपर, और डॉक्टर साहब हमें बताए थे कि अब हम इस पर बात करेंगे इसे कंटेन कैसे कर सकते हैं। लेकिन डॉक्टर साहब मुझे एक चीज़ आपसे एक क्वेश्चन ये भी पूछना था कि जो आपके पास नॉर्मली केसेस आते हैं उन बच्चों के जो कि मीज़ल्स के या किसी और पोलियो के या इस तरह के, तो वो मतलब डेफिनेटली उन पेरेंट्स से सवाल ज़रूर किया जाता होगा कि भाई आपने इनको क्यों नहीं इनका वैक्सीनेशन प्लान पूरा फॉलो क्यों नहीं किया, तो वो उसके क्या रीजंस बताते हैं? एक तो हम ये इस पर बात करते हैं कि मीज़ल्स इस वक्त आउटब्रेक हुआ है तो उसको कैसे कंटेन किया जाए। उसके बाद हम आ जाते हैं कि फ्यूचर में ये चीज़ ना हो उसके लिए क्या किया जाए। तो उन वालिदैन पे आ जाते हैं कि ये वालिदैन अपने बच्चों को इतनी अच्छी फैसिलिटी मिली हुई क्यों नहीं प्रोवाइड कर रहे। तो पहले तो ये है कि इस आउटब्रेक को कंटेन करने के लिए मास वैक्सीनेशन, मास वैक्सीनेशन इस वक्त जितने भी बच्चे हैं वो इम्यून हो या नॉन इम्यून हो, 9 महीने से लेकर 10 साल तक के जितने भी बच्चे हैं उनको एक एडिशनल डोज इस वक्त पूरे सब जगह ठीक है जहाँ भी ये मीज़ल्स फैला हुआ है, ख़ास तौर पे जहाँ फैला हुआ है सही है, तो उसमें पूरे लोगों को, सारे बच्चों को जो 9 महीने से लेकर 10 साल तक के बच्चों को, उनको सबको दे दिया जाए। उससे क्या होगा कि सडनली ये इमीडिएटली ये कंटेन हो जाएगा, ये आउटब्रेक कंटेन, ये फैलने नहीं पाएगा। एक तो ये, दूसरा ये है कि अब ये हर 3 साल के बाद हमारे पास 40 लाख बच्चे ऐसे होते हैं जो नॉन इम्यून हैं, इन्हें प्रोटेक्टेड नहीं है, उनका डिफेंस मैकेनिज्म सही नहीं है। उनको अगर एक केस भी मीज़ल्स का मिला तो फ़ौरन फैल जाएगा आग की तरह, और ये आग की तरह फैलने वाली है, बड़ी जल्दी फैलती है मीज़ल्स, जिसको खसरा कहते हैं। मैं तो उसको उर्दू में खसरा कहते हैं, मैं तो ख़तरा कहता हूँ ख़तरा कहता हूँ ये खसरा जो है वो ख़तरा है क्योंकि वो जानलेवा है, और इसीलिए इसको मीज़ल्स में मैं कहता हूँ ये मीज़ल्स नहीं, ये मिज़री है, मिज़री है। तो माँ बाप को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि ये खसरा नहीं है, ये ख़तरा है। किस चीज़ का ख़तरा है? ये जान का ख़तरा है। तो आप अपने बच्चे को इससे बचाएँ। अब फ्यूचर में ये ना हो उसके लिए ये स्ट्रेटजी दोनों को करनी है। एक तो हमें वालिदैन को ये मैसेज देना है कि भाई आप अपने बच्चों को ज़रूर 9 महीने का बच्चा हो जाए उसको मीज़ल्स का टीका लगाएं 100% वालिदैन के ऊपर ये जिम्मेदारी, आपका फ़र्ज़ है। अल्लाह ताला को आपको जवाब देना है कि आपने बच्चे को क्यों नहीं बचाया, ये आप अल्लाह ताला को जवाब देंगे। हुकूमत का फ़र्ज़ था कि उसने, हुकूमत का फ़र्ज़ ये है कि ये देखें कि कवरेजेस जो हैं वो वैक्सीनेटर्स जो हैं या LHW जो हैं जिनकी ज़िम्मेदारी है वो देखें कि वो अपनी ज़िम्मेदारी पूरी कर रहे हैं, सिर्फ खाना पूरी नहीं कर रहे। क्योंकि मुआवज़त के साथ, गवर्नमेंट की मुआवज़त के साथ, कि गवर्नमेंट आपको बताती है कि जी हमारी कवरेज जो है वो 90% है। अभी आपको मैंने 2 सर्वे बताए हैं, ये ऑफिशियल सर्वे है, PDHS पाकिस्तान डेमोग्राफिक एंड हेल्थ सर्वे जो है ये पाकिस्तान का 2008 में पब्लिश, ये ऑफिशियल सर्वे, ये ऑफिशियल सर्वे बता रहा है कि आपके इम्यूनाइजेशन कवरेज जो है वो 50% है। और पाकिस्तान सोशल एंड लिविंग स्टैंडर्ड मेजरमेंट ये अभी पब्लिश हुआ है 2011 में, इसमें इम्यूनाइजेशन कवरेज 65% है। ये इंडिपेंडेंट सर्वे है लेकिन ऑफिशियल सर्वे है। जब ये बता रहे हैं कि 65% कवरेज है और गवर्नमेंट अगर कहे 90% कवरेज, इसका मतलब खाना पूरी हुई। तो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी कि खाना पूरी ना करे, ईमानदारी से 90% कवरेज दे। 90% कवरेज अगर दे रहे हैं तो कोई वजह नहीं है जो मीज़ल्स हो। दूसरी चीज़ ये है कि दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में ये देखा गया है कि मीज़ल्स का एक टीका जो है वो काफ़ी नहीं है। एक टीका काफ़ी नहीं है, इसलिए कि 5वें नहीं तो 6ठे साल में, 7वें साल में इसी बच्चे को कभी न कभी मीज़ल्स निकल सकते हैं। ठीक है, माइल्ड निकलेगी लेकिन निकलेगी, मगर वो फिर वो अगर ज़्यादा हुए तो आउटब्रेक फैल जाएगा। तो ज़रूरी ये है कि नेशनल प्रोग्राम में दूसरा टीका भी मीज़ल्स का लगाना ज़रूरी है, और वो 3 साल से अप्रूव हो चुका है और लोगों में आगाही नहीं है। जो 15 मंथ्स पे जी हाँ, 15 मंथ्स पे कि 9 महीने पे पहला और 15 मंथ्स पे दूसरा टीका ये लग जाना चाहिए। अगर 2 लग जाएं और ये 90% कवरेज हो तो कोई वजह नहीं है कि ये फिर आउटब्रेक हो। तो ये तो फ्यूचर की प्रोटेक्शन के लिए हमने सोचा कि भाई ये होना चाहिए। अब ये वालिदैन जैसे आपने पूछा कि भाई 65% कवरेज है, 55% कवरेज है, ये क्यों 35% या 45% वालिदैन ये क्यों नहीं लगा रहे? मैंने जैसे आपको पता है कि 2 तरफ कोताही हो रही है। एक तो वालिदैन की तरफ से कोताही हो रही है, दूसरी तरफ कोताही हो रही है हमारे
जो स्टाफ हैं, जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट का शोबा है, जो डिपार्टमेंट है, EPI का डिपार्टमेंट है, मुख्तलिफ प्रोविंसेस में कहीं ज़्यादा एफिशिएंसी से काम कर रहा है। मैंने आपको एग्जांपल दिया कि आज़ाद कश्मीर बड़ी एफिशिएंटली काम कर रहे हैं, तो वहाँ तकरीबन सारी बीमारियाँ, 8 बीमारियाँ जो अंडर कंट्रोल हैं, क्योंकि उनकी कवरेजेस बहुत अच्छी हैं। दूसरा, पंजाब में भी बहुत अच्छा है, वहाँ लिटरेसी रेट भी बेहतर है, वालिदैन में आगाही भी ज़्यादा है, और गवर्नमेंट भी काफ़ी अच्छी तरह से काम कर रही है। 3 प्रोविंसेस ऐसे हैं जिसमें ये काम सही नहीं हो रहा, उसमें दोनों को होता ही। एक तो लिटरेसी रेट भी बहुत कम है, आगाही नहीं है, अवेयरनेस नहीं है, लोगों में कुछ बुरी बुरी खबरें फैलाने का ख्याल, लोग इतना बड़ा गुनाह करते हैं कि जी वो पोलियो का टीका आप पिलाएंगे तो आपके बच्चों को ये हो जाएगा, अब टीके अगर बीमारी के ख़िलाफ़ लगाएंगे तो आपके बच्चों को ये हो जाएगा। ये मुख्तलिफ जैसे तंजीमें हैं वो इस पर काम कर रही हैं मुख्तलिफ मुल्कों में, हिंदुस्तान में भी इस किस्म की चीज़ें हैं, और जिस वजह से हमारा पाकिस्तान का प्रोग्राम टीकों की वजह से थोड़ा सा बेहतर है, इसलिए कि वहाँ अभी तक हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा बी का टीका शामिल नहीं है, निमोकोकस शामिल नहीं है, हमारे प्रोग्राम में शामिल हो चुका है, तो कम से कम यहाँ के हालात फिर भी बेहतर हैं। लेकिन इसके बावजूद मैं समझता हूँ कि जो डॉक्टर्स हैं, बच्चों के स्पेशलिस्ट हैं, पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन है, पाकिस्तान पीडियाट्रिक एसोसिएशन है, मीडिया है, गवर्नमेंट है, उनकी सबकी ज़िम्मेदारी है कि वो लोगों को एजुकेट करें, लोगों को अवेयरनेस क्रिएट करें कि ये वो बीमारियां हैं जो जानलेवा हैं, और एक मुफ्त टीका आपको मिलता है, इसका आप इस्तेमाल करें, आपके बच्चों को आप सेहतमंद रख सकते हैं। सॉरी, मैं एक चीज़ और सोच रही थी कि अगर हमारी वो फीमेल डॉक्टर्स जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी माओं को एजुकेट करती हैं कि अपना ख्याल कैसे रखना है, अगर साथ साथ उनको बच्चों की हेल्थ पे भी थोड़ा सा ब्रीफ, क्योंकि उनके पास एक रेगुलर विजिट्स होते हैं माओं के, वो आती हैं जा रही हैं, ठीक है, तो उनको साथ साथ अगर वो एजुकेट करते रहें थोड़े से चाइल्ड हेल्थ के बारे में भी, तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहूँगी कि बच्चों का सेल्फ इम्यून सिस्टम किस एज में स्टेबल हो जाता है? जी, मतलब किस एज तक का बच्चा ऐसा है जो कि, क्योंकि हमारे यहाँ ये होता है कि जैसे बहुत सी, अगर आप देखें पुरानी ख़वातीन भी हैं, वो बाज़ दफ़ा ये होता है कि वो कहती नहीं हमारे ज़माने में तो ये टीके नहीं लगते थे, लेकिन हमारे बच्चों को प्रॉब्लम नहीं होती थी, ये एक चीज़ है। तो ये चीज़ भी मैं ख्याल माओं को या पेरेंट्स को जानना ज़रूरी है कि बच्चों का उनका जो सेल्फ इम्यून सिस्टम है वो किस टाइम तक स्टेबल हो जाता है, और उससे पहले वो कितने ज़्यादा डेंजर जोन में होते हैं इन सारी डिजीज़ के लिए। दोनों सवाल बड़े अच्छे हैं, और दोनों सवाल का जवाब भी मैं आपको दूंगा। इसमें पहला आपने जो पूछा कि बच्चे की डिफेंस मैकेनिज़्म किस एज पे स्ट्रॉन्ग होती है, मैं समझता हूँ कि जो जानलेवा बीमारियाँ हैं उसके लिए डिफेंस मैकेनिज़्म बच्चे का कभी भी नहीं होता। कुछ बीमारियाँ हैं जिसमें थोड़ी सी डिफेंस मैकेनिज़्म की बेहतर, मसलन स्मॉल पॉक्स के लिए हम कहते थे कि भाई जानलेवा बीमारी है, इसके लिए डिफेंस मैकेनिज़्म 2 महीने तक के बच्चों को होता है, इसके बाद टीका लगाएं, लेकिन बाद में पता चला नहीं, एट बर्थ लगना चाहिए। अब पोलियो के लिए कहते थे भी 3 महीने के बाद पहला टीका लगना चाहिए, उसके बाद पता चला कि नहीं, पहला टीका बर्थ पे लगना चाहिए। जी हाँ, याद है? तो एट बर्थ पोलियो का टीका पहला, इसलिए कि क़ुव्वत मुदाफ़ा पहले दिन से ही नहीं होती है, जो पेंटावेलेंट हमने जो इंट्रोड्यूस किया उसकी यही वजह थी। उसकी भी वही वजह है कि देखिए 6 हफ्ते पे पहला टीका लग जाता है, 10 हफ्ते पे दूसरा लगता है, और 14 हफ्ते पे तीसरा टीका लग जाता है। इसका मतलब ये है कि पहले 3 महीने में अगर हमने नहीं दिया तो ये 8 बीमारियां उसको अटैक कर सकती हैं। बिल्कुल। हाँ, मीज़ल्स की प्रोटेक्शन का ये है कि अगर माँ को पहले मीज़ल्स की प्रोटेक्शन है तो वो अपना बच्चा जो पैदा होता है उसको 6 महीने से लेकर 8 महीने तक क़ुव्वत मुदाफ़अत उसकी होती है, तो इसीलिए इसका टीका 9 महीने पर रखा गया है। ठीक है। लेकिन दूसरी बीमारियां उसके अगेंस्ट प्रोटेक्शन नहीं होती है। सही है। निमोनिया है, मेनिंजाइटिस है, पोलियो है, काली खांसी है। निमोनिया तक बच्चे टिल 5 इयर्स हाई रिस्क पे होते हैं। तो इसलिए इन टीकों को हमने पहले 3-3.5 महीने में ही कंप्लीट कर दिया हुआ है, ताकि पहले साल में इसको क़ुव्वत मुदाफ़अत मिल जाए, और मीज़ल्स का 9 महीने पहले दिया। कितने टाइम तक प्रोटेक्ट करता है बच्चों को? ये अगर तकरीबन, जी तकरीबन हाँ, अगर पहले दे दिया जाए, पहले साल में अगर ये टीके दे दिए तो लाइफ टाइम प्रोटेक्शन होती है। लेकिन इसकी इम्यूनिटी थोड़ी ड्विंडल होती है, उसके बाद उनको बूस्टर डोजेज देना ज़रूर होता है। जैसे पोलियो है तो उसको मुख्तलिफ वक्त में हम कौमी मुहिम में देते हैं इसको, लेकिन पोलियो ऐसी चीज़ है जो एक दफ़ा मुल्क में से निकल जाए, नेस्त नाबूद हो जाए, तो ह्यूमन रिजर्वायर के अलावा वो कहीं नहीं है, तो वो डिज़ीज़ इरेडिकेट हो जाएगी। जैसे स्मॉल पॉक्स हो चुकी है, अब हम टीके नहीं लगा रहे स्मॉल पॉक्स, इसी तरह पोलियो अगर दुनिया से नेस्त नाबूद हो जाए, जिसको इरेडिकेशन कहते हैं, इरेडिकेशन अगर पोलियो हो जाए पूरी दुनिया से,
तो उसके सब्सिक्वेंटली फ्यूचर में टीके नहीं लगाने पड़ेंगे, उसी तरह जैसे स्मॉल पॉक्स ही नहीं लगाते। अच्छा, मीजल्स अगर हम बच्चों को वैक्सीनेशन शॉट दे देते हैं, जी हाँ, गॉड फॉरबिडन उनको 5 साल बाद, 6 साल बाद, 7 साल बाद उनको हो जाता है मीजल्स, तो वो वैक्सीनेशन कितनी सपोर्टिव है उस केस के अंदर, वो चीज़ भी ज़रा सी एक्सप्लेन कर दें। इसमें मतलब उसका क्या बेनिफिट होता है? उसका बूस्टर इफेक्ट होता है, यानी इम्यूनिटी को बढ़ा देगा। ठीक है, इम्यूनिटी को बढ़ा देगा। और ये जो 2 टीके मीजल्स के लगने के बाद, एक तो चांसेस ये हैं कि इसको मीजल्स निकलेगी नहीं, ठीक है, 10% से कम चांस है कि उसको निकले, और अगर निकली भी तो बहुत माइल्ड निकलेगी। ठीक है, मतलब ये चीज़ पेरेंट्स को, क्योंकि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि बहुत से बच्चों को बहुत माइल्ड सी मीजल्स हो जाती हैं, तो ये चीज़ डॉक्टर साहब ने बताई कि भाई अगर आपने वैक्सीनेशन का फ़ायदा ये है कि अगर बाद में बच्चे को मीजल्स का अटैक हो भी जाता है तो वो इतना माइल्ड होगा, बच्चे का इम्यून सिस्टम इफेक्टिव होगा कि वो उससे फाइट कर सके, उसको जान का खतरा नहीं होगा, जान का खतरा नहीं होगा। जी हाँ, इतनी वर्स्ट कंडीशन, वरना मीजल्स जानलेवा है। ठीक है, मीजल्स जानलेवा है। अच्छा डॉक्टर साहब, हम डिस्कस कर रहे थे कि मैंने आपसे रिक्वेस्ट थी कि आप हमें बताएं कि इस सीज़न में हम अपने बच्चों की जर्नल हेल्थ प्रोटेक्शन कैसे करें। जी, इस सीज़न में ये जो बीमारियां होती हैं वो ज़रा गर्मियों की सीज़न से मुख्तलिफ होती हैं। ठीक है, जैसे गर्मियों की सीज़न में पेट की ज़्यादा बीमारियां होती हैं, उल्टियां होती हैं, दस्त होती है, गैस्ट्रोएंटेराइटिस होती है, हेपेटाइटिस ए होता है, हेपेटाइटिस ई होता है, टाइफॉइड फीवर जो बहुत ज़्यादा होता है वो गर्मियों के से। तो ये इससे हट के थोड़ा सा ये है सिनारियो कि जो विंटर सीजन में वायरसेस ज़्यादा फैलते हैं। ठीक है, वायरसेस, मीजल्स एक वायरस बीमारी है, ये आप जानती हैं। तब देखिए इसका भी आउटब्रेक इसी सीज़न में आमतौर पे ज़्यादा होता है, लेकिन इससे ज़्यादा जो वायरसेस होते हैं वो नाक, गला और सीने के वायरसेस होते हैं, वो ज़्यादा फैलते हैं। ठीक है, उसमें बच्चे को नज़ला है, ज़ुकाम है, खांसी है, इन्फ्लुएंज़ा है, फ्लू के वायरसेस हैं, हाई टेम्परेचर नज़ले ज़ुकाम के साथ है, बॉडी एक्स एंड पेन्स हैं। ये वायरस जो होते हैं मुख्तलिफ, जो जिसको रेस्पिरेटरी वायरसेस कहते हैं, ठीक है, और इन्फ्लुएंज़ा वायरसेस कहते हैं, ये बहुत ज़्यादा फैलते हैं। अब उसके नतीजे में बैक्टीरिया से बीमारियां फैलने वाली भी फैल जाती हैं। मसलन एक बच्चे को अगर इन्फ्लुएंज़ा हुआ या फ्लू हो गया उसको, और उसकी क़ुव्वत मुदाफ़त अच्छी नहीं है, जो कि आप देखते हैं कि 40% बच्चे मुल्क में ऐसे हैं जिनकी न्यूट्रिशन सही नहीं है, मेलनरिश्ड हैं। तो मेलनरिश्ड बच्चे की क़ुव्वत मुदाफ़त सही नहीं होगी, उसको अगर फ्लू हुआ और अच्छी तरह से इसको ग़िज़ा ना मिली तो उसको निमोनिया का अटैक हो सकता है। अगर इसने वैक्सीन नहीं लगवाई, निमोनिया की वैक्सीन नहीं लगी, तो इसको निमोनिया हो सकता है। तो अगर उसकी क़ुव्वत मुदाफ़त अच्छी भी, न्यूट्रिशन अच्छी भी, इसको निमोनिया का टीका लगा हुआ है, तो फ्लू में से वो 3-4 दिन में निकल जाएगा आराम से। हाँ, 2-3 दिन तक उसको हाई फीवर होगा, नज़ला होगा, ज़ुकाम होगा, उसमें इंसान घरेलू इलाज कर सकता है। घरेलू इलाज में जैसे अगर बच्चे को कोई गर्म सूप वगैरह पिला दिया, ठीक है, या ग्रीन टी का कहवा पिला दिया, जो हमारे मुल्क में आम तौर पे सर्दियों में पिया जाता है, और मेहमान नवाजी भी करते हैं कि सर्दियाँ हैं, आइए बैठिए आप कहवा पिएँ। और दूसरा, नीम गर्म पानी लेके उसमें शहद का इस्तेमाल करें, उससे भी नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, फ्लू जैसी चीज़ें हैं वो बड़ी अच्छी तरह से कंट्रोल में आ जाती हैं। और बाकी जो फ़ीवर के लिए आमतौर पे फ़ीवर मेडिसिन जो बच्चों में सेफेस्ट है वो पैरासीटामोल है। वो आप तकरीबन मतलब घरेलू इलाज समझ सकते हैं कि 100 से ज़्यादा बुखार हो तो पैरासीटामोल का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ये बीमारियां जो हैं आमतौर पे विंटर में मुख्तलिफ होती हैं और समर में मुख्तलिफ होती हैं। विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक और फिर हम उसके बाद आएंगे और फिर डॉक्टर साहब से शो को कंक्लूड कराएंगे। कोई मैसेज वो देना चाहें पेरेंट्स को तो वो हम ब्रेक के बाद। डॉक्टर साहब एक चीज़ ज़रूर मैसेज दे दीजिएगा कि एक और जनरल कॉन्सेप्ट मीजल्स के बारे में ये है जो कि कहा जाता है कि 6 से 7 दिन में 8 दिन में खुद ब खुद ठीक हो जाएगी। बाज़ दफ़ा पेरेंट्स जो हैं बच्चों को लेके नहीं जाते हैं, जो बड़े बूढ़े ख़वातीन हैं या घरों में मैंने देखा है कि ये कॉन्सेप्ट होता है कि भाई इसकी दवा की ज़रूरत नहीं है, 7 से 8 दिन में और या 10 दिन में ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगी। एक तो इस चीज़ के लिए आप पेरेंट्स को अगर कोई मैसेज देना चाहें वैक्सीनेशन से मुतालिक, और इस चीज़ को ज़रा सा ब्रीफ कर दें कि डे 1 से ही बच्चों को डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए, ये कितना इम्पॉर्टेंट है। हाँ, ये बहुत ज़रूरी सवाल है और ख़ास तौर पे खतरे के लिहाज से लोग ये समझते हैं, पहले तो ये समझते खतरा निकलना ज़रूरी है। जी हाँ, पहले ये समझते खतरा निकलना ज़रूरी है वो। जो कि शुक्र अल्लाह का कि अब काफ़ी लोगों में शऊर आ गया है। दूसरा ये था कि अगर खतरा निकला है तो उसको बाहर लेके ना जाएं। जी हाँ,
या डॉक्टर के पास लेके ना जाएं, उसको वैसे ही छोड़ दें और इसको खाना पीना कम कर दें। वैसे ही खतरे में बच्चा खाना पीना कम कर देता है और वालिदैन ख़ुद भी इसको ऑफ़र कम करते हैं। लेकिन ये नहीं जानते कि ख़तरा को, जैसे मैंने कहा, ये ख़तरा है जान के लिए ख़तरा है। तो इसमें ऐसे बच्चों को जानलेवा साबित होता है। इसमें कान के, आँख के, पेट के और निमोनिया के अमराज बहुत होते हैं। ऐसे बच्चों में दस्तों की बीमारी भी ज़्यादा होती है, निमोनिया भी ज़्यादा होता है और ये दोनों के दोनों जानलेवा। खसरा तो जानलेवा है ही, अगर इसको निमोनिया हो तो ये भी जानलेवा है और अगर इसको गैस्ट्रोएंटेराइटिस हो गया यानी डायरिया की बीमारी हुई तो ये भी जानलेवा है। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि मुआलिज के पास ले जाना और उससे एडवाइस लेना कि उसको क्या ग़िज़ा देनी है ताकि उसकी क़ुव्वत मुदाफ़त सही रहे और उसको निमोनिया से और डायरिया से कैसे बचाना है ताकि बच्चे की जान बचाई जा सके। दूसरा ये कि लोग सोचते थे कि हमारे ज़माने में ये सारी बीमारियां होती थीं और कोई टीके नहीं होते थे, कोई मसला नहीं होता था। ये उनको आदाद शुमार का पता ही नहीं है। अगर मैं 30 साल या 40 साल पीछे इन लोगों को ले जाऊं तो 1000 बच्चे जो पैदा होते थे उसमें से 200-250 तो पहले सालगिरह भी नहीं मनाते थे, उनकी अमवात हो जाती थी। वो सिचुएशन ये थी कि ये कोई टीके थे ही नहीं और ना वो बच सकते थे बीमारियों से। वो फॉर्चुनेटली बच गए उनके बच्चे ना, मतलब वो अल्लाह जो बच गए, जो 1000 में से 700-800 बच गए वो फॉर्चुनेटली बच गए, बाकी 200-250। अब ये टीकों का प्रोग्राम आ गया, अब क़ुव्वत मुदाफ़त बढ़ने लगी, अब इनकी ग़िज़ा का प्रोग्राम आ गया, अब बच्चों की बीमारी के इलाज आ गए। अब देखिए कि 1000 में से 250-300 की बजाय अब 100 बच्चों की अमवात भी नहीं होती। तो ये कहना कि भाई ये चीज़ें ज़रूरी, अब हमारी अमवात और भी हम कम कर सकते हैं अगर लोगों में आगाही हो और शऊर हो। तो मैं वालिदैन को ख़ास तौर पे ये बताना चाहूँगा कि आप अपने बच्चे की सेहत का ख्याल रखें पहले दिन से ही, और जैसे ही बच्चा पैदा हो सबसे अव्वल तरीन जो टीका है वो माँ का दूध है। सबसे बेहतरीन क़ुव्वत मुदाफ़त प्रोवाइड जो करता है वो माँ का दूध है। वो उसको कलाम पाक में भी लिखा हुआ है कि हर माँ अपने बच्चे को 2 साल तक दूध पिलाएगी। तो उसमें तो साइंस क्या इजाफा कर सकती है जब अल्लाह ताला का ही हुक्म है। तो एक तो चीज़ ये। दूसरा ये है कि पहले दिन से ही बच्चे को टीका लगना चाहिए, एक तो BCG का और पोलियो का। 6ठे हफ्ते में, 10वें हफ्ते में और 14वें हफ्ते में उनको पेंटावेलेंट वैक्सीन लगती है। वो कम से कम 5 बीमारियों से उसको बचा सकती है। अब 6ठा जो आएगा वो निमोनिया से भी उसको बचाएगा। और 9वें महीने में इनको मीज़ल्स का टीका लग जाना चाहिए। अगर ये पहले साल में हम ये चीज़ें कर लें तो देखिए माँ का दूध मिल गया, उसको क़ुव्वत मुदाफ़त मिल गई, 9 बीमारियों के ख़िलाफ़ टीके मिल गए और माँ का दूध पीने वाले को दस्तों की बीमारी भी नहीं होती है। तो जो बड़ी बड़ी जानलेवा बीमारी हैं उनसे तो हम अपने बच्चे को बचा सकेंगे। और ये हम पर, वालिदैन पर अल्लाह की तरफ से फ़र्ज़ है। और जैसे मैंने कहा कि ये चीज़ें मुयस्सर हैं तो हमें अल्लाह ताला की हुज़ूर जवाब देना पड़ेगा कि हमने अपने बच्चों को क्यों नहीं बचाया। इसलिए खुदारा मेरी आपसे इल्तिजा है कि आप अपने बच्चों की सेहत का ख्याल रखें और ख़ास तौर पर पहले साल में इनको सारी बीमारियां जिसके ख़िलाफ़ टीके मौजूद हैं वो आप उनको दिलवाएं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब इस प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल होने के लिए। मैं चूँकि ख़ुद भी एक मदर हूँ इसलिए मैं रियलाइज़ कर सकती हूँ कि बच्चों की हेल्थ माँ बाप के लिए कितना कंसर्न का बाइस है। डॉक्टर साहब ने हमें बताया कि जो मीज़ल्स का आजकल ब्रेक थ्रू हुआ है उसमें माँ बाप की नेग्लिजेंस मोर देन 60% है कि माँ बाप अपने बच्चों को ले जाके वैक्सीनेशन प्लान फॉलो नहीं करते। अगर हम अपने बच्चों को वैक्सीनेशन प्लान फॉलो कराएं तो कोई वजह नहीं है कि हम उनको ज़िंदगी भर की डिसेबिलिटी से बचा सकें। कोशिश कीजिए कि अपने बच्चों को वैक्सीनेशन प्लान फॉलो कराएं, उनकी डाइट का ख्याल रखें और उनका ख्याल रखें क्योंकि बच्चों की तरबियत हम यानी माँ बाप के ऊपर अल्लाह ताला की तरफ से दी गई एक ऐसी ज़िम्मेदारी है जिसका हमें उन्हें जवाब देना होगा। ऑन दिस नोट मैं अपने प्रोग्राम को ख़त्म करूँगी। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।